अगर आपके पास 2000 घंटे हैं तो आपको 1000 घंटे देखना है और 1000 घंटे उसका एप्लीकेशन करना है। अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए ये यूज करना है हमें, द पावर ऑफ 3-3-3। सर आप ये टाटा के बारे में क्यों बता रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में? जब कंटेंट प्रिपेयर होगा तो पीवाईक्यू से आप उसको मैप करेंगे, उसके बाद फिर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। अपने रोल और एक्टर जब ये मिलेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो हम कैसे एक टॉपिक के ऊपर 12-12 पॉइंट लिखते हैं, मैं आपको 1 पेजर नोट्स के बारे में बताना चाहता हूं ऑन पीआईएल। पीआईएल जो हमारा है वो डिस्प्यूट रिजल्यूशन मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। Now that you have decided you want to prepare for UPSC CSE 2027, for that you want to become mains ready by December, ताकि आपका प्रीलिम्स बहुत टेंशन फ्री हो और फोकस कर पाए प्रीलिम्स के लिए। Now, till December, what should be our daily, weekly and then monthly plan, monthly goals, ताकि हम वो अचीव करें so that by December हम अपने टारगेट को फिनिश कर पाए। I know कि आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है और ना ही आपके लिए ये प्रॉब्लम है। आपके पास ये अबंडेंस में है और ये भी बहुत सारा अबंडेंस में है। ओके, व्हाट यू वांट राइट नाउ इज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय अटेम्प्ट, सो प्लीज टेल मी द राइट प्रोसेस, प्लीज टेल मी द राइट प्रोसेस सो दैट आई कैन अचीव डेली 1%, एंड इफ आई विल अचीव डेली 1% देन आई विल ग्रो, आई विल इंक्रीज। और अगर मैं डेली 1% ड्रॉप हो रहा हूं, डिक्लाइन हो रहा हूं, तो फिर मेरा ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द सीक्रेट हाउ यू विल अचीव डेली 1%, ताकि आप दिसंबर तक उस गोल को अचीव कर पाओ। Alright, so let us get started. I am Siddharth. I am mentor and founder of Margdarshan IAS. I have been teaching and mentoring from last 5-6 years, and recently 2 of our students got selected into final list. Now, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका इंटरव्यू में नहीं हुआ, जिनका मेंस में नहीं हुआ, उन बहुत दुख होता है, बट दे आर अगेन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। फ्यू आर राइटिंग मेंस 2026, ऑलराइट, एंड आप भी लिखोगे। ये चीज ध्यान से देखिए, ये मैंने स्लाइड पहले भी यूज की है, ठीक है। प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर था वो बहुत ही डेंजरस था, मतलब इलॉजिकल पेपर था। उससे क्या हुआ है, बहुत सारे ऐसे सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं वो उस एग्जामिनेशन को क्रैक नहीं कर पाए हैं, विच मीन्स कि उनके अंदर वो बदले की भावना है, दे वांट टू टेक रिवेंज। और उस रिवेंज में ये सारे लोग आते हैं, एक ही फैमिली से हैं, सीरियस हैं, लेकिन बदला लेने के लिए तैयार है, विच मीन्स कंपटीशन जो हमारा है 2027 के लिए वो छोटा मोटा नहीं है, ह्यूज कंपटीशन बनने वाला है। आपको अभी से लगना पड़ेगा, अदरवाइज आप भीड़ में फंस जाएंगे या जाएंगी, ठीक है। जैसे कुछ स्टूडेंट थे जो सिलेक्टेड थे, उनका भी प्री नहीं निकला, जो मेंस दे चुके थे उनका भी नहीं निकला, जो इंटरव्यू भी दे चुके थे, सेलेक्ट नहीं हुए थे, उनका भी प्री नहीं निकला है, एंड देन दे विल टेक रिवेंज इन 2027। कुछ स्टूडेंट जो कि मल्टीपल प्रीलिम्स दे रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, वेटरन्स हैं, वो इस बार प्रीलिम्स दिए, हालत खराब हो गई। कुछ स्टूडेंट्स जो कि बिगिनर हैं वो दिए, नहीं हो पाया। तो ये सारी फैमिली एक ही साथ अटैक करेगी, आपके साथ इनका सामना होने वाला है। सो द कंपटीशन इज नॉट इजी, ओके, यू नीड टू वर्क राइट नाउ। अब मैं आपको एक फैक्ट दिखाता हूं। फैक्ट मैं ये दिखाने वाला हूं आपको कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 160 दिन बचे हुए हैं दिसंबर 31 लगभग, ओके। इस 160 दिन में हाउ यू शुड बी कंसिस्टेंट, व्हाट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। 2 चीजें चाहिए हमें, एक तो गोल और एक प्लान। गोल बड़ा होता है और प्लान को अचीव करने, मतलब प्लान से हम गोल को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीजें चाहिए। अब वो 2 चीजें मिलेंगी कैसे, ध्यान से देखते हैं हम लोग। ये देखिए, जब मैं 160 दिन बोल रहा हूं तो आपके पास 160 डेज हैं, 160 नाइट्स हैं, ओके। ये पूरी जो 160 डेज है ना, इसमें हमें ना 2 पार्ट में चीजें डिवाइड करनी है। एक तो कंटेंट की रीडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और दूसरा उसका एप्लीकेशन। अगर आपने इसका वेटेज बढ़ा दिया, ठीक है, अगर आपने कंटेंट का वेटेज बढ़ा दिया और आप अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि रिवीजन नहीं होगा पाएगा आपका। यानी कि आपको जो रीड करना है, कंटेंट आप पढ़ रहे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, दैट शुड बी इक्वली एंड ऑन द राइट प्रोपोर्शन। उतना ही टाइम आपको स्पेंड करना है आंसर राइटिंग पे, नोट मेकिंग के, रिवीजन पे। समझ में आ रहा है आपको? अगर आपके पास 2000 घंटे हैं
तो आपको 1000 घंटे देखना है और 1000 घंटे उसका एप्लीकेशन करना है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि द मोर यू विल राइट, द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर योर ब्रेन विल रीवायर द मेमोरीज। खट 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 वो धागा बुनेंगे तभी होगा, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। तो तुम देख लो, तुम सुबह करोगी, शाम को करोगी, जब तुम करोगी, 2 पार्ट में इनको डिवाइड करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है मेंस रेडी होना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, टाइम टेबल भी दे दूंगा। मेंस रेडी होना हमारा गोल है कि कैसे हम आंसर राइटिंग की स्किल को समझेंगे। हमारा यह भी गोल है कि कैसे हम मेंस ओरिएंटेड वो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और इंटरलिंकिंग करना सीखेंगे। ये गोल है। ठीक है यार, लोग तो यार मतलब लोग गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, बहुत कुछ करना सीख लेते हैं, 6 महीने में बहुत कुछ हो जाता है। क्या हम ये नहीं कर पाएंगे? है ना, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज, इस गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ प्लान बनाने होंगे। वो प्लान होगा डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज का, जिसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हम 3 लेयर में अपनी प्रिपरेशन करेंगे। पहले लेयर में कंसेप्ट, फाउंडेशन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स ऑफ यूट्यूब, ये देख लिया। दूसरे लेयर में हम करेंगे अपनी आंसर राइटिंग, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, नोट मेकिंग करेंगे। ठीक है, ये 2 हो गया। और तीसरा लेयर आएगा हमारा टेस्ट का। टेस्ट हो गया और फीडबैक हो गया। फीडबैक वो भी मेंटोर का फीडबैक और 1 to 1। ठीक है, और ये 3 लेयर जब तक आपके प्रिपरेशन में नहीं होगी तो आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आपका प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका गोल एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आपका गोल एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये 160 डेज हम कंफ्यूजन रहेंगे। तो हमें क्या करना है? अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने के लिए ये यूज करना है हमें, द पावर ऑफ 3-3-3। विच मीन्स जब आपने वीडियो देख लिया तो अभी आप बहुत लंबी प्लानिंग मत करिए। अभी आप 3 दिन की मुझे कंसिस्टेंसी प्रूव करके दिखाइए। दैट 3 days you have been very consistent in this preparation. Only 3 days. Once you achieve this target, then you go for 3 weeks, 21 days, and then you go for 3 months, 90 days. There you go. This is how the consistency will build. ठीक है, उस कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए हमें प्लान चाहिए, टाइम टेबल चाहिए। जैसे मैंने आपको यहां बताया कि ये लेयरिंग है। अब उस टाइम टेबल में क्या है ये देखिए। ये मैंने टाइम टेबल क्रिएट किया है। ओके, ये टाइम टेबल को मैं जूम करता हूं। ये हमारे MGP प्लस का टाइम टेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ध्यान से देखोगे आप तो हमने यहां पे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लिखा है। ठीक है, हमारे हफ्ते कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 डेज। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, देखना कितना साइंटिफिक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में हम लेक्चर्स कवर करेंगे। ठीक है, मान लो सब्जेक्ट उठा लिया इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। ओके, इस इकोनॉमी में हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे हम लेक्चर अटेंड करेंगे। और उसी इकोनॉमी को हम ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हम आंसर राइटिंग और नोट मेकिंग सीखेंगे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक आपने ये 3 दिन पढ़ लिखा है उस पर हम लोग आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग करना सीखेंगे। तो यहां पर एक लेयर बन रही है, फिर दूसरी लेयर, और फिर लास्ट में हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। विच मीन्स अगर आप देख लो हिस्ट्री शुरू हो रहा है, मतलब हिस्ट्री शुरू हो चुका है, तो कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और कुछ लाइव आप मैम की क्लासेस अटेंड करना। देन 28 दिसंबर तक ये पूरा MWF में चलेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा फाउंडेशन ट्रैक है, कंसेप्चुअल। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड, मोस्ट जेन्युइन गाइडेंस प्रोग्राम फॉर UPSC CSE मेंस ओरिएंटेड, दिसंबर तक है। ठीक है, इसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। अब क्या क्या है मैं आपको डिटेल बता देता हूं। ठीक है, ये प्लस हमारा है, सो मेंस गाइडेंस प्लस। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे ये लेक्चर्स है ये मेरे। ठीक है, इस लेक्चर को आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट के लिए हुए लेक्चर्स हैं। ठीक है, पॉलिटी क्लास 1, पॉलिटी क्लास 2 डिटेल में, ये मेंस ओरिएंटेड है सारा, जहां पर वैल्यू एडिशन भी आपको मिलेगा, जहां पर आपको केस लॉज, जजमेंट्स, मेंस ओरिएंटेड क्या कंटेंट बन सकता है वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है हमारा? दूसरा इज द रियल गेम। जो MGP प्लस का जो मेन कोर है वो ये है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने यहां पे क्या डाला हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ब्रेनस्टॉर्मिंग, टेस्ट डिस्कशन, और बीच में सैटरडे को हम, हर सैटरडे को हम रखेंगे करंट अफेयर्स, यानी कि वैल्यू एडिशन के लिए, देश दुनिया में क्या चल रहा है, वोकैबुलरी के लिए, है ना, ये सारी चीजें हम लोग सैटरडे को करेंगे। वीकली करंट अफेयर पूरे सब्जेक्ट का।
फिर जैसे इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी जैसे खत्म होने ही वाला है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, टेस्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, हम लोग उधर लेयर 1 कर रहे थे, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग लेयर 2 में आ गया और टेस्ट डिस्कशन लेयर 3 में आ गया। ये पूरा टाइम टेबल हमने कहां तक किया हुआ है, पूरा है 28 दिसंबर तक का फिक्स है। डेली कब से स्टार्ट हो रहा है, 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। कब तक है एडमिशन, 28 जुलाई तक एडमिशन रहेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन जितना जल्दी उतना एडवांटेज मिलेगा, जितना लेट उतना लॉस होगा। ठीक है, इसको कैसे एनरोल करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, वहां जाइए, आप इजीली, हमारी टीम आपसे रीच आउट कर लेगी। अदरवाइज हमारे वेबसाइट पे जाके मोबाइल ऐप पे इंस्टॉल करके इजीली आप जाके परचेज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये क्या है सर, आप ये टाटा के बारे में क्यों बता रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में? ध्यान से देखिएगा, ये टाटा एक कंपनी है बहुत बड़ी, जिसको हम फैमिली मान सकते हैं। फैमिली किन चीजों की, ये सारे छोटे 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 कार्स हैं, ये इस कार टाटा की फैमिली के अंदर आते हैं। अब हर अलग कार का एक अपना अलग स्पेशलिटी है। ठीक है, लेकिन वो जुड़ी कहां से है, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, टाटा पंच है, टाटा नैनो, टाटा सफारी, ऐसी सारी कारें, सियरा भी आजकल नहीं आई हुई है। ऑलराइट, लेकिन फैमिली क्या है टाटा। अब मैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि एग्जामिनर क्या करता है, वो एक टॉपिक निकाल लेता है जो टॉपिक फैमिली होती है। ठीक है, अब वो टॉपिक के अलग अलग थीम्स होते हैं, थीम 1, थीम 2, 3, 4। अब हो सकता है कि इन सारे पे इसने यूपीएससी के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन जब आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा कि ये थीम पेंडिंग है, शायद इन पे पूछ सकता है। ऑलराइट, अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मेंस रेडी प्रोग्राम के अंदर समझेंगे कैसे चीजों को। ध्यान से देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो अब पूरा वर्ल्ड फेमस बन चुका है, इन दोनों का जो केस था। नाउ यूपीएससी के मेंस रेडी प्रोग्राम में अगर हमें कुछ सब्सटेंटिव चाहिए तो नंबर 1 पहले क्या आएगा, कंटेंट। आपको लेक्चर, आपको वीडियो देखना है, कंटेंट आपका प्रिपेयर रहना चाहिए। जब कंटेंट प्रिपेयर होगा तो पीवाईक्यू से आप उसको मैप करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है एग्जामिनर का, मैं भी देखूं कि क्या पूछना चाहता है तो मैं वो पढ़ लूं। उसके बाद फिर आप नोट्स प्रिपेयर करोगे अपनी, ये एविडेंस बेस्ड होगा, राइट, पीवाईक्यू बेस्ड होगा, सिलेबस बेस्ड होगा। नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आप आंसर राइटिंग करोगे, जिसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे पहले आएगी। उसके बाद फिर आप टेस्ट दोगे और अपने गैप को समझोगे कि अब मेरा गैप कहां पे आ रहा है, क्या मेरा गैप कंटेंट में है, पीवाईक्यू में है, नोट्स में है, ब्रेनस्टॉर्मिंग में है, कहां पर मेरा गैप आ रहा है, प्रेजेंटेशन में है, स्ट्रक्चर में है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे और फिर आप रिपीट करोगे। अब मैं आपको एक केस बता रहा हूं, ठीक है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं और कैसे आपको डिकोड करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग वेरियस अप्रोचेस यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, ये इशू है, ये इशू बेसिकली कई सारी फैमिली को डिस्टर्ब करता है। फैमिली कौन सी, ये वाली टॉपिक्स को, इसको कौन कौन सा, अभी तो ये कुछ चीज का इशू बन चुका है, ये है जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया। अब एक टॉपिक बन चुका है जेंडर लॉज इन इंडिया, दूसरा क्या बन सकता है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन चेंजिंग डायनेमिक्स, ये बन गया भाई। तीसरा क्या बन सकता है, नेशनल कमीशन फॉर मेन आ रहा है, बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो कई सारे टॉपिक्स को अब ये जो किस्सा है वो अब छेड़ चुका है। एग्जामिनर क्या करता है, टॉपिक देख लिया, अब देखा इसमें कि भाई किस तरीके से मैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकता हूं इसके ऊपर। ठीक है, अगर वो पूछने वाला है जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर तो आप पूछो, अब ये पूछे इंक्रीजिंग डिमांड क्या है और बताओ रीसेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल क्या है। क्वेश्चन की डिमांड सिंपल है, अब हम इसको डिकोड कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्या मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। क्या है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर जेंडर न्यूट्रल लॉज इन इंडिया। तो जेंडर न्यूट्रल क्या सिर्फ मेल और फीमेल होते हैं, ट्रांसजेंडर नहीं आते हैं, आपको इसके अंदर तीनों के बारे में जिक्र करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिस्कस करना है आपको कंटेक्स्ट ऑफ रीसेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल। तो आपको लेजिस्लेटिव प्रपोजल, ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रपोजल के बारे में जिक्र करना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कम बात करनी है यहां पे, लेजिस्लेटिव प्रपोजल के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है। अब हमने कंटेंट, मान लीजिए हमारे पास कंटेंट रेडी है, हमने कंटेंट पढ़ लिया, अब पीवाईक्यू को कैसे मैप करेंगे। हालांकि ये सवाल जो है वो आया नहीं है, ये सवाल आया नहीं है यूपीएससी में, लेकिन ऐसे ही सवाल आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए 2018 में, 2013, 2023 में, किसके ऊपर, ये जो आप दोनों क्वेश्चन देख रहे हैं ये जीएस पेपर 2 का है, सोशल जस्टिस का।
ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद इन द रेलेवेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अलग है, ठीक है, संविधान में जो 1950 में हमारा रेडी हुआ था उसमें जेंडर जस्टिस के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, वहीं पे केस लॉज यानी कि 1950 से लेकर और अब 2026 तक कितने जजमेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि जेंडर जस्टिस के फेवर में गए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, कोई रूलिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। अब इसमें ये तो नहीं बोला है ना केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, आप हाई कोर्ट के भी बता सकते हो, आप केस लॉज हैं, ठीक है, जजमेंट है, ये आपको हो गया। फिर 2013 में क्या बोल रहा है कि मेल मेंबर्स नीड टू बी एनकरेज इन ऑर्डर टू मेक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस, राइट, कमेंट करना है आपको। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, तो आपको यहां पर डायमेंशन में जाना पड़ेगा। डायमेंशन मतलब कि यू हैव टू थिंक इन वेरियस पर्सपेक्टिव। तो मेल मेंबर्स नीड टू एनकरेज, क्या एनकरेज करेंगे, किस चीज के लिए एनकरेज करेंगे, सोच के बताइए, क्या एनकरेज करेंगे, मेंस को क्या एनकरेज करेंगे ताकि वी मेक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन फ्री फ्रॉम जेंडर बायस। ठीक है, हम अवेयरनेस फैलाएंगे, हम इनिशिएटिव्स रन करेंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, क्या करेंगे, थिंक अबाउट इट। ठीक, वही देखिए यहां पे 2018 में वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया हैज नॉट बीन एड्रेस द इशू ऑफ वुमेन ऑन लोअर स्ट्राटा, सब्सटैंशिएट योर व्यू। ठीक है, तो लोअर स्ट्राटा की जो वुमेन्स के इश्यूज हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। तो क्या इश्यूज हैं लोअर स्ट्राटा के, क्या है इश्यूज, आपको पता है वो इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है उस इश्यूज में, क्या कोई डेवलपमेंट, रिसेंटली डेवलपमेंट कुछ हुआ है, सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। ठीक है, डेटा और रिपोर्ट के साथ आपको बताना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक फैमिली के अंदर अलग अलग डायमेंशन दिए हुए हैं, लेकिन जब आप पूरी एक फैमिली कवर कर लोगे तो फिर आपको कोई उखाड़ नहीं पाएगा, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। तो जब ये चीजें मजबूत होंगी, जेंडर न्यूट्रल पे आपको बनाएंगे, जेंडर जस्टिस पे आपको बनाना पड़ेगा, कंटेंट प्रिपेयर करोगे तो नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग फ्रेमवर्क क्या यूज करेंगे इसमें अपना, तो मेरे पास आपके लिए कुछ लगभग 10-15 फ्रेमवर्क्स हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये लोग क्या पूछे, वाई इज एन इंक्रीजिंग डिमांड। तो जब भी वाई आता है, ठीक है, वो आपसे रीजन पूछ रहे हैं ना, वो तो आपसे रीजन पूछ रहे हैं। जब भी वाई आता है आपको क्या लिखना है, रीजन, कॉज, फैक्टर्स, ये सारे चीजें मेंशन करनी है। यहां पर क्या बोला है, डिस्कस द रीसेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, तो आपको रीसेंट लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स प्रपोजल्स एग्जांपल के साथ मेंशन करना है। और डिस्कस कर रहा है तो आपको चैलेंजेस भी आगे बताने हैं या काउंटर आर्गुमेंट भी बताना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इस चीज को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, और फिर आपको वे फॉरवर्ड आगे बताना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं कॉज बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, CBF, कॉज बेस्ड फ्रेमवर्क, जहां पर आप लगभग ऐसे ही टॉपिक्स पे जहां पे क्वेश्चन में वाई लिखा हुआ है, रीजन पूछ रहा है, विच मीन्स आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, वाई, रीजन, फैक्टर, कॉजेज, ये सब जो है ना ये आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, विच मीन्स कि जैसे कुछ टॉपिक्स हो गए, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, विमेन, स्पेसिफिकली जो GS1 के हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ गया हमारा क्लाइमेट का, MSP, AI, जहां पर भी अगर आपको वाई दिख गया तो आपको वहां पर रीजन मेंशन करना है, आपको फैक्टर्स मेंशन कर देने हैं उन पर्टिकुलर चीजों के। फॉर एग्जांपल जैसे क्या दिया है, वाई इज रीजनलिज्म इंक्रीजिंग, तो आपको रीजन मेंशन करना है, इस वजह से हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं वो मेंशन करना है आपको। ठीक है, कॉज क्या हो रहा है, उस चीज की वजह से इंपैक्ट क्या हो रहा है हमारे सोसाइटी पे, वो मेंशन करना है। ठीक है, कैसे उसको काउंटर कर रहे हैं वो मेंशन करना है। देन उसके बाद क्या है, व्हाई इज देयर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो आप रीजन लिखेंगे, इसलिए डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। देन उसके बाद इससे होगा क्या, डिमांड तो है लेकिन अगर हो जाएगा तो इसके बाद होगा क्या, ये कॉज है। ठीक, तो आप फॉर एग्जांपल व्हाई इज इंडिया फोकसिंग ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, तो अगेन सेम चीजें आप यूज कर सकते हो। ये जो हमारा कॉज बेस्ड फ्रेमवर्क है ये आपको इन सारी चीजों में अप्लाई हो सकता है अगर क्वेश्चन आपका वाई पूछ रहा है तो। ठीक, और वाई पूछता ही पूछता है। ठीक, अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारे दूसरा टॉपिक हम पॉलिटी से लेकर आते हैं, और ध्यान से पढ़िएगा इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट बता रहा है कि प्रेसिडेंट रूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है गवर्नेंस फेलियर को डील करने के लिए, ना कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस है ये। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन से सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है एक राज्य में। नंबर 1, डिस्कस करिए
कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड नंबर 2 और जुडिशियल वर्डिक्ट एसोसिएटेड विथ इट। 3 डिमांड्स हैं और 3 की अलग अलग हेडिंग बनेगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल था। तो आपको अब यहां पर क्या करना है, तीनों डिमांड को एड्रेस कर देना है। नंबर 1 कि सर्कमस्टांसेस प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज, तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। ये कंटेंट आपको प्रिपेयर करिए। ठीक है, फिर आपको डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब क्या होता है कि संविधान में ऐसी कौन कौन सी प्रोविजंस बने हुए हैं कि कोई मिसयूज ना कर पाए आर्टिकल 356 को या फिर प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, आर्बिट्ररी कोई यूज ना कर पाए, ये पूछा है। फिर क्या पूछा है कि जुडिशियल वर्डिक्ट एसोसिएटेड विद इट। तो वैसे तो खैर सबसे बड़ा केस एसआर बोमई का केस होता है, लेकिन आपको बताना है और 2-3 केस आपको निकाल कर ले आना है। ठीक है, तो आप अगर जब कंटेंट ऐसे पढ़ोगे, ऐसे ब्रेक करोगे तो मजा आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, फैमिली सेम है, फैमिली सेम है, इनके डिमांड अलग है। ठीक है, वैसे ही जैसे कि इसमें ये कार सेम है लेकिन सबकी डिमांड अलग है ना? कोई 20 लाख की है, कोई 5 लाख की है, कोई 10 लाख की है, सबकी अलग अलग रेंज है, अलग अलग परफॉर्मेंसेज हैं। यहां पर भी सेम चीजें की गई हैं, यहां पर भी फैमिली सेम है। क्या फैमिली आ रही है अब मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2018 में, 2023 में पूछ लिया है। क्या पूछा है 2018 में? वो किस सर्कमस्टांसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो सकती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। What consequences follow when such declaration remains in force? आपसे क्या पूछ रहा है? Circumstances पूछ रहे हैं और consequences पूछ रहे हैं कि एक तो प्रोसेस क्या होगा, कब लगाई जा सकती है, उसका लगाने के बाद consequences क्या होगा स्टेट में। ठीक है, ये भी तो वही कर रहा था। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात कर रहा था। अब यहां पे 2023 में जो पूछा है कि लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर क्या होंगे रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल 356 बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, सो व्हाट आर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिकल। तो लीगल फैक्टर अलग हो गए, समझ रहे हो ना? लीगल यानी कि आपके जजमेंट्स वगैरह हम लोग बात कर लेंगे। यहां पर क्या बोला? पॉलिटिकल फैक्टर। ठीक, ये सब क्या है? ये एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली है, अलग अलग है। ध्यान से देखेंगे इस आर्टिकल को, यहां क्या लिखा हुआ है कि कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको इधर करूंगा, नंबर 1 हंग असेंबली, जो कि अभी तमिलनाडु में हुआ, देखे हैं, जो एक्टर विजय हैं सीएम बने तो हंग असेंबली की सिचुएशन आ गई है। लॉस ऑफ मेजोरिटी, देन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर टू होल्ड इलेक्शन, देन फेलियर टू कंप्लाई विथ अंडर डायरेक्शन। मतलब ये सारे के सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आप इमरजेंसी लगा सकते हो। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ये अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज इन द स्टेट्स। तो सर्कमस्टांसेस, ये सारे सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये फैमिली और उसकी कार, ये टॉपिक और उसके डायमेंशंस के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अब देखते हैं, जब भी तीसरा चीज मैं आपको दिखाता हूं, जब भी कभी आपको रोल पूछे, रोल, क्रीम रोल, पनीर रोल, मलाई रोल, नहीं, रोल, किस चीज का रोल? एक पर्टिकुलर एक्टर का, सेल्फ हेल्प ग्रुप। रोल और एक्टर जब ये मिलेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर ये डायमेंशन क्रिएट हो जाएगा। अचीवमेंट, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये रोल फ्रेमवर्क है। ठीक है, रोल और एक्टर, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, प्रेसिडेंट गवर्नर का क्या रोल है, और किसका, मतलब अलग अलग तरीके से क्या क्या रोल है। ठीक है, तो रोल ऑफ एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जब भी आएगा तो आप उसका अचीवमेंट भी लिखोगे। ठीक है, आप पॉजिटिव्स लिखोगे, उसके नेगेटिव्स भी लिखोगे, आप उसके चैलेंजेस लिखोगे, सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, वो आप लिखोगे, वे फॉरवर्ड एंड देन कंक्लूजन। ठीक है, क्योंकि रोल पूछ रहा है ना, तो रोल में तो जरूरी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उस रोल को निभाने में उसको चैलेंजेस भी आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं। वो क्या स्कीम्स है बताइए? सब्सिडी है, फाइनेंशियल इंक्लूज हेल्प है, वगैरह क्या क्या होता है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। नाउ यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम कैसे एक टॉपिक के ऊपर 12-12 पॉइंट लिखते हैं। याद है ना कि जो 10 मार्कर होता है हम 10 पॉइंट्स लिखेंगे उसमें, राइट? जो 15 मार्कर होता है हम उसमें 15 पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम, अगर हमारे पास टॉपिक एक है,
एक ही टॉपिक है तो हम कैसे 12 पॉइंट वहां से जनरेट कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसी को कहते हैं थिंकिंग इन डायमेंशन। ये देखिए ध्यान से, थिंकिंग इन डायमेंशन में हम लोग 360 डिग्री ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड यूज करते हैं, जहां पर ये सारे एंगल्स के बारे में सोचते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, एथिकल, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिट होगा तो ही लिखेंगे, विच मीन्स कि हम ये सारे अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। पेस्टल अप्रोच है, जीएस पेपर वाइज है, स्टेक होल्डर है, कंपोनेंट वाइज है, चैलेंजेस, ये कॉज एंड इफेक्ट, सोल्यूशन, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हमारे मेन स्टडी प्रोग्राम में आप रहेंगे तो। लेकिन अब हमें करना क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग शुरू करते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको। एक क्वेश्चन दिया है, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इंपैक्ट क्या होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में, ये सारे के सारे आपके डायमेंशंस हैं। आपको कितना चाहिए, आपको तो सिर्फ 4.5 पॉइंट चाहिए, राइट। इकोनॉमिक इंपैक्ट, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नेंस में क्या इंपैक्ट आएगा एआई का, फॉर एग्जांपल डिजिटल गवर्नेंस, प्रेडिक्टिव पॉलिसी है, हेल्थ केयर में क्या आएगा, टेलीमेडिसिन, एजुकेशन के में क्या, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एग्रीकल्चर में क्या आएगा, फिर उसके बाद एथिक्स में क्या आएगा, ये सारे डायमेंशंस हैं, ओके। दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर मेंस रेडी, विच मीन्स कि एक टॉपिक उठाओ, मैंने आपको टाइम टेबल बताया था, राइट। एक टॉपिक उठाओ, पॉलिटी को उठाओ, उसको इसी तरीके से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं। मैं आपको वन पेजर नोट्स के बारे में बताना चाहता हूं। ओपीएन, वन पेजर नोट्स ऑन पीआईएल, ठीक है। ये कहां से है, ये यूपीएससी का जो हमारा सिलेबस है जीएस पेपर 2 का, वहां पर एक कीवर्ड है कि डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो पीआईएल जो है वो इसी में आता है। पीआईएल जो हमारा है वो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। अब इसके ऊपर वन पेजर नोट्स कैसे बनेगी, पहली बात तो ये कि यूपीएससी ने इस पे ऑलरेडी पूछ लिया है। क्या पूछा है, 2020 में लोगों ने पूछा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ पीआईएल फाइल हो रही हैं, तो क्या गाइडलाइंसेस है, और फिर मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई करिए। दूसरी, एक्सप्लेन करिए रीजन ऑफ ग्रोथ फॉर पीआईएल इन इंडिया, हैज अ सुप्रीम कोर्ट इंडिया इमर्ज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। तो आपको ग्रोथ के बारे में बताना है कि ग्रोथ का रीजन क्या है, ग्रोथ का। तो ग्रोथ जब हम बात हो रही है तो हम आजादी से लेकर चलेंगे, इवोल्यूशन होगा, ठीक है, कि इस टाइम पे क्या था, इस टाइम पे क्या था, कब इसको पीआईएल को पावर मिली, कब पीआईएल को पावर नहीं मिली, ठीक है। ये ग्रोथ आपको बताना है, इवोल्यूशन। तो आपके पास वो सारे जजमेंट आर्टिकल सब होने चाहिए जब पीआईएल को एक मजबूत करते हुए चले गए थे हम लोग, ठीक है। तो अगेन ये एक ट्री है, मतलब फैमिली है, ये क्वेश्चन है। अब इससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये वन पेजर नोट्स आपको बनेंगे। तो ये हमारे स्टूडेंट्स के ही नोट हैं जो कि उसने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पीआईएल लिखा हुआ है, डेफिनेशन, उसकी ओरिजिन, इंडिया में किसने स्टार्ट किया था, 1980 से स्टार्ट हुआ था, नीड क्या है पीआईएल की, ठीक है। उसके बाद पीआईएल के फीचर्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पीआईएल। उसके बाद और क्या लिखा है इसने, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है पीआईएल के, आर्टिकल 32, 226, 14, 21, 39A, सब कुछ मेंशन कर दिया है। एडवांटेज क्या है पीआईएल का, ठीक है। उसके बाद इश्यूज और क्रिटिसिज्म क्या है पीआईएल के, विद एग्जांपल्स मेंशन किया है। देन उसके बाद यहां पर लिखा है लैंडमार्क जजमेंट्स एंड देन कंक्लूजन्स, ओके। इसको मैंने बोला था कि तुम इवोल्यूशन भी लिखो, क्यों, क्योंकि ये मिस कर रहा था पीवाईक्यू का पॉइंट, वो ग्रोथ जो हो रही थी पीआईएल की, ठीक है। दिस इज इट, ऐसे हमें वन पेजर नोट्स को क्रिएट करना है और हर एक टॉपिक को लेकर चलना है, ठीक है। मैं भी अपने जो मेंस रेडी प्रोग्राम है उसके बैचेस में यही करवाता हूं, ठीक है। टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, अगर मैं इधर करूं तो मैंने आपको ये वाली चीज बताई थी कि लेयर्स, लेयर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली, राइट। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, आप पढ़ोगे, आंसर राइट करोगे, फिर यहां पे फीडबैक होगा, लेकिन बीच में भी यहां आंसर राइटिंग में टेस्ट होंगे ढेर सारे, ठीक है। यहां पर अगर मैं टाइम टेबल आपको दिखाऊंगा तो यहां पे सारे टेस्ट दिए हुए हैं हमने, ये आप पढ़ेंगे इसको, उसके बाद टेस्ट होगा, इसका मिनी टेस्ट होगा आपका। मिनी टेस्ट में यहां पे देखेंगे, यहां पे कहीं मिनी टेस्ट लिखा होगा, ये देखिए, ये आपका मिनी टेस्ट है, मिनी टेस्ट हिंदी, मिनी टेस्ट इंग्लिश, ओके। लाइव टेस्ट होता है वन लाइनर का, वन एमसीक्यूज और आंसर राइटिंग के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं नीचे आता हूं, यहां पे चलते हैं जहां पर मैं आपको डिस्कस कर रहा था, ये, ठीक है।
क्लासेस में होती है। 1 से 5 क्लास का ये मिनी टेस्ट है, हम लोग मिनी टेस्ट लेते हैं। ठीक, ये देखिए, ये वन लाइनर है, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, ये सारा ये स्टॉप वॉच लगा के होता है। ओके, स्टॉप वॉच लगा के होता है, स्टूडेंट्स देते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ओके, ये फिर उसके बाद हम आंसर राइटिंग करवाते हैं। ये लिखो, इसके ऊपर आंसर लिखो, ब्रेक करो इसको। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस है जो कि इस क्वेश्चन से तोड़ के मैंने पहले ये लिखवाया है, फिर आंसर राइटिंग करवाई है। फिर टॉपर के आंसर से हम लोग सीखते हैं, समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कहां अंडरलाइन करना है, कहां स्पेसिंग करना है, ये सब एंड एवरीथिंग वी टीच इन MGP प्लस। सो दिस इज हाउ हमारे मेंस गाइडेंस प्रोग्राम प्लस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और आप उसमें एनरोल करके एटलीस्ट आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं। टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा, आपको अब क्लैरिटी मिलेगी कि अब करना क्या है। आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, ये सारी की सारी वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे इसमें। एक्चुअली में तो ये ट्रेनिंग सेशंस हैं, वर्कशॉप्स होती है यहां पे। ओके, क्लासेस प्लस वर्कशॉप। ओके, दो और प्रोग्राम है, MGP नॉर्मल और MAGP। MGP नॉर्मल में हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस नहीं होते हैं, और जो MAGP है उसमें प्रीलिम्स भी होता है। ठीक है, 14 जुलाई से स्टार्ट है। ये व्हाट्सएप नंबर है, नीचे कमेंट सेक्शन में दिया होगा डिटेल, आप गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो आप DEM जरूर कमेंट करिएगा, विच मीन्स कि डेली एफर्ट मैटर्स। डेली अगर हम नहीं कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ।